हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक एथिक्स से क्वेश्चन के पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कितने पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट को कैसे आंसर करते हैं। हमने ये भी देखा था कि बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कैसे बनाया जा सकता है, एग्जांपल्स कैसे लिखते हैं, डायमेंशंस कितने होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए। इंट्रो और कंक्लूजन भी हमने सीखा था लिखना। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बिना कुछ जाने आप एथिक्स का आंसर कैसे लिख सकते हैं। आपको सिर्फ सिलेबस याद है और उस बेसिस पे आपको एक आंसर तैयार करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सारे पॉइंट्स जनरेट ना कर पाएँ, लेकिन 60 से 70% पॉइंट्स अपने बॉडी में आप सिर्फ सिलेबस को याद करके जनरेट कर सकते हैं। और सिलेबस बहुत बड़ा है नहीं, सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से आधे घंटे में आपको पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सिलेबस क्या है। इस सिलेबस में है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। और भी चीज़ें हैं, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे और फिर देखेंगे उन क्वेश्चंस के बॉडी में जो पॉइंट्स हैं, क्या हम उन्हें इनको यूज़ करके लिख सकते थे, इन वर्ड्स को उसमें डायरेक्टली डाल सकते थे। और ये एक टॉपर्स कॉपी है, ऑल इंडिया रैंक 6 की कॉपी है, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है एथिक्स का सिलेबस याद करना। और इसे याद करने में आपको आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, आराम से याद कर सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट एथिकल डिसीजंस आर कैन और शुड बी प्योरली रैशनल और प्रिंसिपल्ड। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, पर कल हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क, पार्ट्स, डिमांड एट्सेट्रा की बात करी थी। आज हम बात करेंगे सिलेबस का यूज़ करके पॉइंट जनरेट करने की। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उधर ही जाते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एथिकल डिसीजन सिर्फ रैशनैलिटी के बेसिस पे या प्रिंसिपल्स के बेसिस पे नहीं ली जा सकती, उसमें फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो आपको इसका आंसर करना है और आंसर करना है कि फीलिंग्स कैसे इम्पैक्ट करती है एथिकल डिसीजंस को। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख कर आइए, आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। अदरवाइज़ आप इसे भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिए यहाँ पे है डिसीजंस प्योरली रैशनल और प्रिंसिपल विदाउट ह्यूमन फीलिंग्स मे लीड टू निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये आप हेडिंग है आपका, जो आप भी आराम से दे सकते थे। अब इस हेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे, क्या हम उसे सिलेबस का यूज़ करके लिख सकते हैं, वो देखिए। तो सिर्फ नेशनैलिटी के बेसिस पे अगर हम डिसीजंस लेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि कंपैशन नहीं होगा उसमें, जो डायलेमा होंगे उन्हें सॉल्व करने बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि रैशनैलिटी में कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो डायलेमा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे कॉन्शियस की रिक्वायरमेंट होती है, एम्पैथी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली सिर्फ रैशनैलिटी के बेसिस पे हम कंपैशन नहीं दिखा पाएंगे वीकर सेक्शंस को। अगर किसी गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है, जैसे उस ओल्ड लेडी के पास राशन कार्ड नहीं था, तो भी उसे आपको राशन देना है कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस के थ्रू। वहाँ पे आप रैशनैलिटी नहीं दिखा सकते। तो अब देखिए, ये जो हमने लिखा कंपैशन, डायलेमा, तो अब हम देखते हैं ये क्या कंपैशन और डायलेमा है सिलेबस में। तो आप आराम से देख सकते हैं कि कंपैशन भी है और डायलेमा भी है। एथिकल डायलेमास, कंसर्न, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास। तो उसी तरह से हम जाते हैं नीचे और भी पॉइंट्स देखते हैं। तो अब नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ह्यूमन फीलिंग्स और रैशनैलिटी के मिलाने से डिसीजन एथिकल हो जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। तो अब देखिए, इसमें लिखा है रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। ये है सिलेबस एमेशन, अभी हमने देखा। प्रोवाइड्स ह्यूमन डायमेंशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि ये कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस को प्रमोट करता है, फीलिंग्स, जिसके वजह से डिसीजंस एथिकल होते हैं। और कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है। हेल्प्स अचीव एम ऑफ पब्लिक वेलफेयर एज ड्यूटी, एज अटमोस्ट ड्यूटी। अब इसको आप लिख सकते थे, इट प्रमोट्स डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एज इट इज़ मेंशन्ड है सिलेबस में। आप एक बार मैं दिखा देता हूँ। कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मैं इसे दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला है ये। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी,
रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी। हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स मैनेजमेंट? कैन पब्लिक ऑफिशियल्स मैनेज एथिक्स इन द वर्क प्लेस इन अ मैनर सिमिलर टू मैनेजिंग बजट्स पॉलिसीज एंड पीपल? डू यू थिंक अडॉप्टिंग कोर्स ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट इज सफिशिएंट एनफ फॉर मैनेजिंग एथिक्स इन वर्क प्लेस और समथिंग मोर इज नीडेड? इसमें कह रहा है कि एथिक्स मैनेजमेंट क्या है और क्या इसे बजट्स पॉलिसीज और लोगों की तरह मैनेज किया जा सकता है, और क्या कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट काफ़ी है एथिक्स के लिए या फिर कुछ और भी नीडेड है? तो इसमें तीन पार्ट्स है। पहला तो क्या एथिक्स उस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्या सफिशिएंट है, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो और क्या रिक्वायर्ड है। एक और पार्ट है कि इसका डेफिनेशन देना है। तब हम आगे देखते हैं कि कैसे सिलेबस को याद करके हम इसका आंसर कर सकते थे। ये तो डेफिनेशन है, हम बॉडी को देख रहे हैं। तो पहला देखिए, वर्क कल्चर, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू ओरिएंटेड वर्क कल्चर। सिलेबस में वर्क कल्चर डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो अगर आपको सिलेबस याद होता तो आप आराम से इस पॉइंट को लिख सकते थे। अब मैं सिलेबस नहीं दिखाऊंगा, आप प्लीज़ अपने साथ सिलेबस को रखिए और उसमें से सर्च कीजिए। सेकेंड है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड गुडविल बाय टाइमली सर्विस डिलीवरी। क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंशन्ड है। आप अगर ये स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, और इस बेसिस पे मैनेज किया जाता है एथिक्स को। ये सब टॉपिक है। पब्लिक ऑफिशियल्स कैन टू अ सर्टेन डिग्री मैनेज एथिक्स इन वर्क प्लेस। अब कैसे मैनेज कर सकते हैं एथिक्स को वर्क प्लेस में पब्लिक ऑफिशियल्स? नॉर्मली बजट्स की तरह से। पहला तो ट्रांसपेरेंसी लाकर, दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी लाकर, वर्क कल्चर को अच्छा करके। ये सारे वर्ड्स सिलेबस में मेंशन्ड है। ट्रांसपेरेंसी मेंशन्ड है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी मेंशन्ड है, इसके अलावा पॉजिटिव वर्क कल्चर, तो वर्क कल्चर मेंशन्ड है। वर्क कल्चर हो गया यहाँ पे। ये एक पॉइंट है, टेलियोलॉजिकल एथिक्स को डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के साथ बैलेंस करके भी एथिक्स लाया जा सकता है। अब ये चीज़ सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर ये कीवर्ड है एथिक्स का, जिस बारे में हम कल बात करेंगे। जैसे अभी हमने बात करी कि आप 50 से 60% पॉइंट्स लिख सकते हैं आराम से सिलेबस को यूज़ करके, लेकिन आपके पास अगर कीवर्ड्स भी आ गए, जो हम अगले क्लास में आपको 50-60 कीवर्ड्स देंगे, तो अगर आपको वो कीवर्ड्स भी आ गए और सिलेबस भी आपको याद है, तो आप ऑलमोस्ट 100% पॉइंट जनरेट कर सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके। और उसके बाद हम एथिक्स पढ़ेंगे भी कुछ क्लासेस में, बहुत कम क्लासेस में, जिसके थ्रू आप अगर वो सब कर लिया आपने, तो बहुत कम टाइम में आप एथिक्स के बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकेंगे। और जो एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए बस 1-2 क्लासेस लगेंगी, आपको 100-110 एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, और बस उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको क्वेश्चंस के हिसाब से फिट करना होगा। आपको क्वेश्चंस के हिसाब से एग्जाम्पल्स नहीं याद करने, बस एग्जाम्पल्स याद कर लेने और उन्हें क्वेश्चंस के हिसाब से फिट करना है। वो भी हम सीखेंगे कि एग्जाम्पल्स को क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे फिट करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सिलेबस का यूज़ करके आप पॉइंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सब टॉपिक है रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट इन मैनेजिंग एथिक्स इन वर्क प्लेस। अब कोड ऑफ एथिक्स और एंड कंडक्ट का क्या रोल है? जैसा कि क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक पार्ट है ये भी। तो ये क्या करता है? सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स टू बी फुलफिल्ड। अब ये चीज़ सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, ये तो मेंशन्ड है। तो अगर आपको सिलेबस याद होता तो आपके दिमाग में ट्रांसपेरेंसी वर्ड होता। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से, पर इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगेगी, अलग से कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बात है, तो आपको काफ़ी समय बचेगा। सप्लीमेंट्स लॉज एंड रूल्स, तो कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट से क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी आती है। अगर आपको, आप ये पॉइंट नहीं लिख सकते थे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी तो मेंशन्ड है, तो आप ये लिख दीजिए। फिर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वैक्यूम, चलिए ये भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये तो मेंशन है कि इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, तो आप ये लिख दीजिए कि कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट से इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी आती है। प्रिवेंट वाइसेस लाइक करप्शन एंड ब्राइबरी, ये करप्शन डायरेक्टली मेंशन्ड है। रोल ऑफ पेरेंटिंग, हाउएवर दे आरंट सफिशिएंट एज इंडिविजुअल कंप्लायंस टू देम वेरी। मतलब कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स चाहिए, जो वर्ड बिल्कुल मेंशन्ड है, और इसमें रोल ऑफ पेरेंटिंग लगती है। तो डायरेक्टली मेंशन है कि रोल ऑफ पेरेंटिंग, सोसाइटी, फैमिली इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है मोरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए बच्चों में। तो ये एज इट इज़ सेंटेंस मेंशन्ड है। इसके बाद कॉन्शियस बिल्डिंग भी रिक्वायर्ड है एथिक्स के लिए, रूल्स और रेगुलेशंस के अलावा। तो अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिख सकते थे कि सोसाइटीज विथ हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो आप कॉन्शियस बिल्डिंग लिख सकते थे कि कॉन्शियस बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ समथिंग मोर इज नीडेड में कॉन्शियस बिल्डिंग नीडेड है।
इसके अलावा नेशन रिवार्डिंग एथिकल कंडक्ट, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये कीवर्ड है, लेकिन अभी तो हमने कीवर्ड की बात नहीं की है, तो अब अभी अभी हम सिर्फ सिलेबस के वर्ड्स को यूज़ करके आंसर लिखा है। तो हम यहाँ लिख सकते थे कि इट प्रमोट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसमें एग्जाम्पल दे सकते थे। लेकिन अगर हमें कीवर्ड्स भी पता होते तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लिख सकते थे, या एक और पॉइंट लिख सकते थे जहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लिखते, और इस वाले में इमोशनल इंटेलिजेंस हमने लिख ही दिया है। तो ये हमने देखा कैसे सिलेबस का यूज़ करके हमने काफ़ी पॉइंट्स जनरेट करे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम एक टॉपर्स की कॉपी देख रहे हैं, और उसके बाद भी हम उन पॉइंट्स को छोड़कर कुछ और पॉइंट्स आराम से लिख पा रहे हैं सिर्फ सिलेबस का यूज़ करके। तो ठीक है, इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। While traditional ethics has focused on notions of justice, fair allocation, and obligations, ethics of care emphasize maintaining connectedness and promoting care. Which of the above two ethical perspectives is most suitable for guiding ethical decisions making in the context of public services? Explain your position with suitable examples. अब इसमें स्पेशली एग्जाम्पल्स वगैरह में लिख दिया, तो हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे। अब ये क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल एथिक्स जस्टिस, फेयर एलोकेशन एंड ऑब्लिगेशंस पर फोकस करता है, और जो एथिक्स ऑफ केयर है कनेक्टेडनेस और केयर पे फोकस करता है। तो दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा बेहतर पर्सपेक्टिव है पब्लिक सर्विसेज में डिसीजन मेकिंग के लिए? तो अब हम इसमें बॉडी की सब हेडिंग्स देखते हैं और फिर देखते हैं कैसे इस सिलेबस का यूज़ करके हम आंसर कर सकते थे या नहीं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एथिक्स। ट्रेडिशनल एथिक्स क्या देता है? इस्टेब्लिशेस वेलफेयर स्टेट गोल, इंश्योर्स राइट ऑफ पीपल, इंश्योर इक्विटेबल सोसाइटी, DPSP, एस्टैब्लिश नेशनल रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन ट्रांसपेरेंट मैनर। अब इसमें देखिए DPSP, राइट्स ऑफ पीपल, वेलफेयर स्टेट, ये पॉलिटी के आंसर्स थोड़े लग रहे हैं, पर फिर भी ठीक है। पर हम देखते हैं कि क्या हम सिलेबस का यूज़ करके कर सकते थे इसको। ट्रेडिशनल एथिक्स हमें ऑब्जेक्टिविटी सिखाती है, और ये ऑब्जेक्टिविटी हमें वर्ड डायरेक्टली सिलेबस से मेंशन्ड है। ट्रेडिशनल एथिक्स से अकाउंटेबिलिटी भी आती है, ये भी मेंशन है डायरेक्टली सिलेबस में। और इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स भी अच्छे से होता है ट्रेडिशनल एथिक्स के थ्रू, वो भी मेंशन्ड है। अब इसमें ये जो लिखा है, एस्टैब्लिशेस दैट नेशंस रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन ट्रांसपेरेंट मैनर, तो ट्रांसपेरेंसी भी डायरेक्टली मेंशन्ड है सिलेबस में। तो आपने ये पॉइंट्स नहीं लिखे, पर आपने कुछ और लिखे। अगर आपको सिलेबस याद होता तो आप ये भले ना लिख पाते, पर ये तो लिख लेते, और दे आर इक्वली गुड पॉइंट्स, माइट बी दे आर बेटर दैट वी यूज्ड, क्योंकि ये पॉलिटी के पॉइंट्स भी कुछ हद तक लग सकते हैं एग्जामिनर को, लेकिन ये तो डायरेक्टली एथिक्स के सिलेबस से उठाए हुए हैं। तो एथिक्स के सिलेबस से पॉइंट्स उठाने से एक और फ़ायदा ये है कि कभी-कभी जो आपको ये डर हो सकता है कि ये जो आंसर है कहीं मैं GS2 की तरह तो नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन तो एथिक्स का है, पर क्या मैं पॉलिटी के आंसर की तरह या गवर्नेंस के आंसर की तरह तो नहीं लिख रहा। तो अगर आप एथिक्स के सिलेबस से ही पॉइंट्स उठाएँगे, एथिक्स के कीवर्ड से ही पॉइंट उठाएँगे, तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल एथिक्स लैक्स इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, ये अगला सब हेडिंग है। तो इसमें क्या हम कर सकते थे? इसमें सिटीजन्स आर पैसिव रिसीवर ऑफ सर्विस, क्रिएट्स एसिमेट्री ऑफ पावर बिटवीन पीपल एंड पब्लिक सर्वेंट्स, लीड्स टू मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। ठीक है, ये पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। अब अपना देखते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग डायरेक्टली मेंशन्ड है सिलेबस में। रिजिड ऑब्जेक्टिविटी, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी हो, बिल्कुल ही सब्जेक्टिविटी ना हो, तो हम वीकर सेक्शन को कंपैशन कैसे दिखा सकते हैं? वो भी ज़रूरी है, जो कि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है। ऑब्जेक्टिविटी डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है। लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का आज के टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेडिशनल एथिक्स इसको प्रमोट नहीं करता। तो और ये EI का यूटिलाइजेशन पब्लिक सर्विसेज में ये डायरेक्टली मेंशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ EI इन पब्लिक सर्विसेज। तो अगर आपको सिलेबस याद होता और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एथिक्स की, तो आप आराम से ये पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, आपको पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। अब एथिक्स ऑफ केयर जो कनेक्टेडनेस और प्रमोटिंग केयर में फोकस करता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता जा रहा है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि वो सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। आप डायरेक्टली लिख सकते, सिटीजन्स हैज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस, सोशल ऑडिट्स। आप डायरेक्टली लिख सकते थे इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा एथिक्स ऑफ केयर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस को प्रमोट करता है।
एम्पैथी और कंपैशन को प्रमोट करता है। यहाँ पे लिखा है सी सोसाइटी एज अ होल एंड प्रोवाइड इंक्लूसिव अप्रोच। अगर आप ये पॉइंट नहीं लिख पाते मान लीजिए, लेकिन आपको डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है, तो आप डायरेक्टली लिख देते कि इट प्रमोट्स डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। इसके अलावा ये तो सिलेबस में मेंशन्ड ही है कि प्रोवाइड्स वैल्यूज लाइक एम्पैथी एंड कंपैशन। तो अब ये हो गया आपका कंप्लीट पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अब आपका सेकेंड पार्ट में, व्हाट डज द टर्म क्वालिटी मीन इन सर्विस डिलीवरी? What are the components of service quality and indicate ways and means for ensuring total quality in terms of efficiency, economy and effectiveness? अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, तो इसका आंसर सिलेबस के थ्रू ही कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये एक इतना जेनेरिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन है कि ये तो पढ़ा हुआ होता ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस से आया है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में क्वालिटी का क्या मतलब है, कैसे किया जा सकता है, क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये तो आना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम ट्राई करते हैं कि क्या इसे सिलेबस से किया जा सकता था, क्या इसके बॉडी के पॉइंट्स जनरेट कर सकते थे हम सिलेबस से। चलिए देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी, तो यहाँ पे ये है इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विस डिलीवरी रेफर्स टू इम्पैक्ट ऑन सिटीजन्स। ठीक है, इसकी जगह पे आप लिख सकते थे कि कंपोनेंट्स में अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्विस डिलीवर कर रहा है वो अकाउंटेबल भी हो कुछ भी प्रॉब्लम होने पे। दूसरा है सर्विस डिलीवरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ तो हमें सिलेबस से मिल गया। इसके अलावा है कि चॉइस और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस टू कैटर टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, टेंजिबल्स लाइक रिसीट्स, बिल्स एटसेट्रा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, एंड ऑफ टाइम, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोमिस्ड सर्विस। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको सिलेबस से भले ना मिल रहे हैं, पर ये कॉमन सेंस से आप लिख सकते थे। तो हम ये भी सीखेंगे अगले कुछ क्लासेस पे कि इन जनरल पॉइंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं कॉमन सेंस का यूज़ करके। सिलेबस का यूज़ करके हमने किया, कीवर्ड्स का यूज़ करके भी हम करेंगे, कॉमन सेंस का यूज़ करके भी करेंगे। तो अभी तक हमने देखा सिलेबस से काफ़ी पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चंस हम और करेंगे जब कीवर्ड्स सीखेंगे, कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, कितने 50-60 कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे और फिर उन कीवर्ड्स से कैसे पॉइंट जनरेट करते हैं वो भी सीखेंगे। आज हमने सीखा कि सिलेबस को याद करके हम पॉइंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप प्लीज़ एक बार सिलेबस को याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को पॉज़ करके देखिएगा, पीछे मिलाइएगा, सिलेबस को अपने साथ रखिएगा कि सिलेबस में वो वर्ड्स कहाँ पे हैं। आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को देखने के बाद। सब हेडिंग लिखिएगा। पार्ट्स तो अपने आइडेंटिफाई करना सीख ही लिए कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनमें सब हेडिंग देने के बाद कोशिश कीजिएगा सिलेबस को गो थ्रू करने का। देख कर ही सिलेबस को देखिएगा और फिर देखिएगा कौन-कौन से पॉइंट से किस-किस वर्ड से, कीवर्ड से जो सिलेबस में दिए हुए हैं, उनसे इस सब हेडिंग में पॉइंट जनरेट हो सकते हैं। आपने सब हेडिंग लिख ली, एक सब हेडिंग लिख ली, अब उसके बाद आपने सिलेबस देखना शुरू किया। अब उस सिलेबस को देखने के बाद इस सब हेडिंग में कौन-कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, ये आप सिलेबस से छाँट कर लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रैक्टिस से आपका ये स्किल और इम्प्रूव होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट याद करना, बहुत ज़्यादा याद करना, सारे पॉइंट्स याद करना, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सिलेबस के वर्ड्स को यूज़ करके आंसर लिखने की, कीवर्ड्स को यूज़ करके आंसर लिखने की। कीवर्ड्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और फिर अगले वीडियो में हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। थैंक यू।